So, very good evening to all of you. Good evening, Abir, Deepti, Pratibha, Priyanka, Riya, and Sanjeev. Very good evening. कल तो आपका संडे था, अच्छे से रिवाइज किया होगा, किया था रिवीजन. I have already shared a complete PPT for the week. जो भी हमने मंडे से फ्राइडे तक डिस्कशन की थी, उसकी शीट आपको मिल गई होगी. Is it? मिल गई थी शीट्स, है ना? तो अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा. आज तो जो भी पूछेंगे तो आप फटाफट आंसर करोगे. Is it? सब कुछ लर्न है जितना अब तक हमने पढ़ा है. Have you recalled all those things? All the clauses and all. Only Deepti has revised. And what about Sanjeev, Sandeep, Riya, Pratibha, Abir? Is there any doubt regarding the directive principles? So, is directive principle enforceable or not? Directive principle not enforceable. So, what do you understand by enforceable and non-enforceable? You cannot force. Ma'am, enforceable का Right. मैम एनफोर्सेबल का मतलब ये होता है कि अगर वो राइट्स एनफोर्सेबल है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इन केस वो हमारे साथ मतलब हमको वो नहीं मिल रहा. बट नॉन एनफोर्सेबल का मतलब होता है कि अगर वो चीजें नहीं इम्प्लीमेंट हो रही तो भी हम सुप्रीम कोर्ट जाके उसके लिए लड़ नहीं सकते कि हमको ये चीज क्यों नहीं मिल रही है. Very good. The DPSP is not enforceable. DPSP not enforceable. Very good. Excellent. मैम थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं क्या पेज? Zoom out. Just a minute. जी. See, now is it okay? और मैम थोड़ा सेंटर कर लीजिए एक बार. एक्चुअली रिफ्रेश किया हो अभी तो तब भी. आप बताओ. हाँ जी अभी ठीक. जी आप ठीक है. जी इफ यू वांट थोड़ा जूम इन कर सकते हैं, थोड़ा स्पेसेस हैं. अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आई एम ओके. आई एम ओके. अभी इज इट विजिबल प्रॉपर्ली? यस मैम. Okay. So we have already completed the preamble, the fundamental right, the DPSP, and today we are going to start our fundamental duty. इससे भी questions आते हैं. और एक चीज मुझे बता दो, because I just forgot कि आपके साथ question की कोई sheet और मैंने शेयर की. आपके साथ questions की कितनी sheet अभी तक मैंने शेयर करी है? Questions की कितनी? 2 हुई है. तो पहला वाला तो 2. मैम अभी रिसेंटली अभी एक तो जो कॉन्सेप्ट वाला जो पीपीटी था उसमें उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे और अलग से नहीं बच्चे वो जो लेक्चर की पीपीटी अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली फॉर द क्वेश्चन हाउ मेनी शीट्स यू हैव गॉट. कितनी शीट मिल गई इस बैच को? 2. एक शायद आपकी क्वेश्चन शीट जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है वो कितने मिल गए आपको? 2. एक शायद एक्ट वाला मिला होगा, राइट, है ना? और एक आपका जो है वो सिर्फ प्रीएम्बल के क्वेश्चंस है. इज इट सो? जी
Yes, ma'am. Latest one was preamble. Only preamble, is it not? Yes. Yes, ma'am. So okay, अभी आपको फंडामेंटल ड्यूटी आज खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आई विल शेयर द शीट जिसमें आपको फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी के क्वेश्चंस होंगे। तो वो वाली शीट और प्रीएम्बल की शीट, दो शीट आपकी हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई विल गिव यू 2 days टाइम। I will share the question sheet by tomorrow. I will share the question sheet by tomorrow, and we are going to discuss all those questions on Friday. ठीक है, फ्राइडे तक आप एक काम कीजिएगा, फ्राइडे तक आप प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी इसका रिवीजन कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्राइडे को हम क्या करते हैं कि जो आपके 20 क्वेश्चंस हुए और 25 क्वेश्चंस की जो शीट आपको कल मिलेगी उनका हम एक साथ डिस्कशन कर लेंगे। एंड आई विल आस्क सम क्वेश्चंस आल्सो, जो भी मुझे रिलेवेंट क्वेश्चंस मतलब लगेंगे, क्योंकि आप तो रिवाइज कर ही चुके होंगे, then I will also ask the questions by name, and जिससे मैं पूछूंगी only that person will have to answer, not everybody. So be prepared for that also, ताकि I can ask अगर कोई डाउट है तो आप फ्राइडे तक इसमें से जो भी आपको फंडामेंटल डिटेल जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। एंड फ्राइडे को आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल, एंड आई विल आल्सो चेक कि इस बैच में किसके अंदर वो स्पार्क है जो कि सिलेक्शन लेने वाला है, कौन है जो सिलेक्शन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। तो वो बाय द क्वेश्चन एंड आंसर आई कैन गेट टू नो, ठीक है। तो पहले से पता चल जाएगा ना कि किसके हाथ के मतलब किसकी मिठाई खाने का मौका मिलने वाला है। तो वो फ्राइडे को आई विल गेट टू नो। और ऑब्वियसली जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं थोड़ा सा उनकी तरफ ना इंक्लिनेशन भी होता है कि मतलब एक्चुअली दे आल्सो वांट टू लर्न, है ना। तो एक ये पता चलता है कि हमारे एफर्ट भी फ्रूटफुल हो रहे हैं और वो फ्रूटफुल कराने वाले आप ही लोग हो। और वो तभी पता चलता है कि कौन कितना सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके और कौन कितने अच्छे से रिवीजन कर रहा है। तो बी प्रिपेयर, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा सारी चीजें, एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन बाय नेम। apart from that we will discuss the sheet also on by Friday. So अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। So डीपीएसपी में कोई डाउट है आपको? डीपीएसपी क्लियर हो गया? तो मैम डीपीएसपी में ना जो आपने सर्कल करे थे आज आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, तो मैंने बस वही वाले आर्टिकल्स याद करे, मैंने सारे याद नहीं करे, तो वुड इट बी इनफ? बेटा वो इनफ तो होगा, बट दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड ऑल द आर्टिकल्स विद यू, ताकि ना अगर आपको एलिमिनेट भी करके करना पड़े तो यू कैन इजीली मतलब डू द क्वेश्चंस, ठीक है। आपका जो टिक वाले आंसर्स है मतलब यू डू नॉट हैव टू मग अप ऑल दिस, प्लीज उसको अनम्यूट कर दो प्रणति, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि जस्ट यू विल हैव टू मग अप ऑल दोस फैक्ट, जस्ट गेट अ क्विक रिवीजन ऑफ दोस पर्टिकुलर टेबल ऑन अ डेली बेसिस। आपको सारे आर्टिकल लर्न हो जाएंगे। आई हैव गिवन द सर्टेन मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल सो दैट कि आपको उन पे जो है स्पेसिफिक फोकस डालना ही डालना है, आप उनको तो बिल्कुल डिनाई कर नहीं सकते। इन केस ऐसा होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले होता है ना कि बहुत सारे हमारे ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन जो आपके आर्टिकल आपने टिक करके रखे हैं उनका तो एक अच्छा रिवीजन आप कर ही लीजिएगा बिफोर द एग्जामिनेशन। और तो अभी हमारे पास टाइम है, तो वो जो एक टेबल है हार्डली आपको 10 मिनट लगेगा अगर पूरी टेबल को रीड करना है ना। तो इट्स माय रिकमेंडेशन कि आप उस पूरी टेबल को रोज के रोज रिवाइज कर लिया करिए। और मगअप करने का तो आई डोंट थिंक कि कोई सीन है आप लोगों को मगअप करना पड़े फैक्ट्स को। संदीप, साक्षी, प्रियंका, क्या मगअप करने की जरूरत पड़ी है? अभी भी ऐसा हो रहा है कि मतलब लाइन बाय लाइन आपको लर्न करना पड़ा? नो मैम डेली एक बार रीड करने से याद रह जाता है। याद रह जा रहा है कुछ याद, कुछ मगअप करना पड़ सकता है। जैसे हो सकता है कोई पर्टिकुलर मान लो कि अगर कहीं एक्ट होगा शायद से वो याद करना पड़े, लेकिन खाली मगअप करना पड़ता है। बिल्कुल, एक्चुअली इट्स माय रिकमेंडेशन, इट्स माय सजेशन टू यू ऑल, डोंट ट्राई टू लर्न, क्योंकि जब हम किसी चीज को याद करने की ज्यादा कोशिश करते हैं तो वो भूलते भी जाता है। जस्ट ट्राई टू रीड एंड रीड ऑन अ डेली बेसिस। अब अगर आप क्लास के बाद एक रिवीजन भी करोगे तो क्लास को अगर आप प्रॉपर्ली सुनते हैं, अटेंड करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं तो रिवीजन करने में हार्डली 15 मिनट लगेंगे पीपीटी रिवीजन करने में। और वो क्लास जैसे खत्म होती है इसके 24 घंटे में अगर कोई चीज रिवाइज कर ली जाएगी तो वो आप भूलोगे नहीं। पहला रिवीजन कुछ भी आप पढ़ो उसका पहला रिवीजन 24 आवर्स में, ठीक है। आपका दूसरा रिवीजन वीक में एक बार, और मंथली आप कम से कम 2 बार अगर रिवाइज करते चलो तो हमारे
जो ब्रेन की पावर है, मतलब अकॉर्डिंग टू द ब्रेन्स थ्योरी, आप 80% चांसेस है कि आप उन चीजों को नहीं बोलोगे। तो बस आपका फोकस ये होना चाहिए, जब भी कुछ पढ़ो उसका पहले कुछ भी, इवन नॉट ओनली पॉलिटी, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, मैथ्स रीजनिंग कुछ भी, तो उसका पहला रिवीजन 24 आवर्स में एक बार कर लो, वीक में एक बार करो और मंथ में कम से कम 2 बार करो, याद करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, trying to create an algorithm, okay, it's up to you how you can learn। मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो लाइन बाय लाइन याद कर सकते हैं, कुछ लोगों का ये होता है वो मिनोनिक्स बना के याद करते हैं, कुछ लोग क्या है कि वो क्लास के साथ इतना अटेंटिव होकर सुनते हैं कि उनको वो चीजें याद रहती है। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि क्लास में अटेंटिव रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चंस वी आर गिविंग द शीट्स, आप उन क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली सॉल्व करो। और what we are planning, हमारा ये प्लान है कि एक हम मतलब आई वाज प्लानिंग कि एक आपके साथ वीडियो शेयर किया जाए, आपके साथ हम मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का एक वीडियो शेयर कर दूं, जिसमें कि हम सब लोग क्या करते हैं, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, हम जीएस के क्वेश्चन को टैकल कैसे करें। जैसे कि अब है क्या कि बिलो द सन हर कुछ क्या है आपका जीएस का पार्ट है, अगर उसमें भी बाय एलिमिनेशन, अगर तो वो चीज आपको आती है डायरेक्टली कि मतलब कुछ भी ऐसा है कि मान लो पूछा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसमें दिया है, अगर तो आपको आता है आप तो डायरेक्टली कर ही लोगे। लेकिन बिलो द सन हर कुछ पॉसिबल नहीं है कि एक ह्यूमन माइंड हमेशा याद रखे, तो हम एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज कर सकते हैं जिससे हमारे जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो इस तरीके का आई थिंक एक सेशन करना चाहिए बच्चों के साथ, जिसमें कि क्या हो कि फिर आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी आपको समझा देता है कि भाई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने का तरीका कैसे पढ़ेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे, ऑप्शंस को कैसे रीड करते हैं, फिर उसके बाद सही ऑप्शंस तक कैसे पहुंचते हैं, उसको प्रॉपर वे में आपके साथ शेयर किया जाए और फिर उसी तरीके का मतलब उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिस करो। जो भी आपको पेपर्स मतलब व्हाट वी आर शेयरिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको भी आपको सॉल्व करना है, तो सेम अप्रोच से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, है ना। तो जीएस का जो एक फोबिया है, एक तो ये होता है कि जीएस को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और ये भी है कि सारा कुछ पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, तो कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल करना है आप उसी वे में प्रैक्टिस करेंगे। जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लो कि मैंने क्वेश्चंस दिए आपको 25 क्वेश्चंस, और उसके अलावा भी आपको और टीचर्स भी क्वेश्चन दे रहे, तो आपका उस क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या मेथड होगा, तो सो दैट यू कैन फेमिलियर विद दोस थिंग्स। ठीक है, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं, सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचते हैं, वो समझ लिया जाए तो आप उसी वे में प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो आई वाज प्लानिंग कि इस तरीके का एक सेशन करके इसको सॉल्व किया जाए। तो व्हाट डू यू ऑल थिंक? Yes, ma'am. Ma'am, it is good. Yes, Is it we good? should do that. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आई विल आस्क द इंस्टीट्यूट कि एक भी अगर मुझे कोई क्लास मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है और उसको हम सॉल्व करने की अप्रोच सीखते हैं, और फिर उसी अप्रोच को आप यूज करिएगा, वेदर इट इज पॉलिटी, वेदर इट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी or science, any subject, be it any subject from the general studies section, you will have to follow that particular approach. That will much more beneficial for you. Suppose कि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट है तो चलो, तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं हमें ये चेक करना है कि भाई मिनिमम इनपुट डालने पे हमें मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिले। मोदी जी का स्लोगन क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कम इनपुट डालने पे हम मैक्सिमम चीजों को कैसे गेन करें। सारा कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कर पाना तो आसान है ना। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमारे मैक्सिमम चीजें इससे हो जाए। सो आप सारे लोगों को इससे एग्री, मानसी, करिश्मा, करण, पितांशु, अबीर, साक्षी, संदीप, संजीत, आप लोगों की क्या ओपिनियन है? इस तरीके का सेशन एक रख लें? Yes, ma'am. है ना, तो अभी बड़े जैसे से वो आप- सब्जेक्ट, हाँ अच्छा बोलो। जैसे आप अप्रोच बताओगे मैम, देन हम भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऐड करके मींस अप्रोच खुद के से यूज कर सकते हैं हम भी, जैसे हम कंफर्टेबल हो उस हिसाब से भी हम खुद का डेवलप सकते हैं मैम। ऑब्वियसली, और ऊपर से आई विल ट्राई कि आपका जो सेशन है उसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को कवर किया जाए। जैसे कि भले से भी आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, पर ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हो, भले से आपने ज्योग्राफी अभी नहीं पढ़ी है, इकोनॉमी नहीं पढ़ी, पर ऐसा नहीं है ना कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो हम ऐसा करते हैं कि जीएस का वो पूरा पेपर आपसे मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम सब साथ में। तो अगर आपके पास कोई बेस्ट आइडिया होगा तो उसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। मेरे पास अगर कुछ बेस्ट अप्रोचेस होंगे अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन सॉल्विंग, कैसे मगअप करें फैक्ट्स को, कैसे लर्न करें, या कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो मतलब विद इन दोस पर्टिकुलर आवर्स हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो आई विल आस्क द इंस्टीट्यूट, सो
यू आर मतलब आप सारे वैसे ही एग्री कर रहे हो, तो हम सारे लोग मिलके ये अप्रोच फॉलो करते हैं जिसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट को कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि जीएस के सारे सब्जेक्ट को हम उसमें कवर करें। ठीक है, सो ये रही आज के लिए एक चीज मुझे आपसे पूछना था। अब हम आ जाते हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये क्या है, जीएस का एक ही पेपर होता है ना मैम? बेटा एक ही होता है, लेकिन अब हम एक मतलब उसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सारी साइंस है ना, इकोनॉमी, ठीक है, सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब वैसे डिवाइड नहीं होता जैसे यूपीएससी में GS1, GS2, GS3 होता है, इसमें हाँ, एक ही होता है बेटा एक ही होता है। और उसमें भी ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो ऐसे होते हैं कि एक तो ये पेपर ऑब्जेक्टिव है, अगर तो ये सब्जेक्टिव होता जैसे आपके यूपीएससी पीएससी के पेपर होते तो शायद सबके आंसर्स अलग होते। अगर मैं बोलूं मतलब कुछ भी एक ऐसे अप्रोच में लेके चलूं कि छुट्टियों में हमें जो हिल स्टेशन है वहां घूमने जाना चाहिए, या छुट्टियों में हमें जो डेजर्ट वाले एरिया है वहां जाना चाहिए, तो हम सारे लोगों की अप्रोच क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। शायद मैं कुछ और बोलेंगी और बितांशु कुछ और बोलेंगे, प्रियंका की अप्रोच कुछ और होगी, वो होगा पर्सनल के अकॉर्डिंग। तो जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं वहां तो ये है कि हर पर्सन कुछ अलग बोलेगा, लेकिन 2+2=4 ये तो सब बोलेंगे ना। तो ये 2+2=4 का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें समझना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक बड़ी बात ये भी है कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं भी आए तो भी हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कैसे करके आए। ठीक है, तो तुक्का लगाने का मतलब अंधाधुंध तुक्का लगाना नहीं है, स्मार्ट स्ट्रेटजी से कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें कि जो है हमारा जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, बढ़ जाए। तो अगर उसी वे में आप अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो शायद एग्जाम आते आते वो अप्रोच बन जाएगी। अगर मान लीजिए एग्जाम के टाइम आपको ये अप्रोच सिखाई जाएगी कि अभी अगर मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग, इट्स माय ओपिनियन पर्सनल, अभी आई हैवंट डिस्कस्ड दीस थिंग्स टू एनीवन, इट्स माय अप्रोच कि अगर मान लो कि ये सारी चीजें हम ये वेट करें कि पहले आपको पॉलिटी करा दी जाए, हिस्ट्री करा दी जाए, जब जीएस हो जाएगा तब आपको सिखाएंगे, तो तब तक तो आपके पास प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं बचेगा। क्वेश्चंस तो अभी मैं आपको दे रही हूँ, अगर शुरुआत में ही बता दिया जाए कि चलना कैसे है, तो मतलब आपको सही रोड पकड़ा दी जाए तो डेस्टिनी तक तो आप आराम से पहुंच जाओगे ना। जब सब कुछ बता देंगे, सारा कुछ हो जाएगा, फिर आप सॉल्व करोगे कब? अगर अभी से अप्रोच हम समझ लें और उसी वे में आप सॉल्व करना शुरू कर दो तो एग्जाम आते आते तो आपकी प्रैक्टिस बन चुकी होगी। इज इट राइट और नॉट? मतलब अभी से अगर हम समझ लें कि भाई करना कैसे है तो उसी वे में आप करना शुरू करो, तो एग्जाम तक आपकी प्रैक्टिस बन चुकी होगी। आप उस समय थोड़ी ना बैठेंगे बनाने की मतलब अब इसके बाद अगर आपको अप्रोच बताई जाएगी तो आप प्रैक्टिस कब करोगे, है ना। तो सही तरीका ये होगा कि अप्रोच अभी ही समझ ली जाए। ठीक है, सो आई थिंक मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि अभी भले से आपके सब्जेक्ट नहीं हुए हैं, इसके पहले ही आप समझ लो कि चीजों को करना कैसे है और उसी वे में करो। ठीक है, तो can I ask the institute for those things? Can I ask for the time if you all are ready then? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Please. Okay. Everyone, no? Yes. Okay, then I will ask for the time and I will let you know कि कब इस तरह का अप्रोच रखना है जिसमें हम पेपर सॉल्विंग अपनी करना है। अब टॉपिक क्या चाहते हैं? तो हमने समझा था, पहला था फंडामेंटल राइट मतलब कि जो इनफोर्सिएबल है, जो अगर हम नहीं एक्सरसाइज कर पाते हैं तो उसके लिए क्या है, हम आपके एपेक्स कोर्ट में जा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा डीपीएसपी क्या है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने क्या दिया है, डायरेक्शन दी है कि जब आने वाले टाइम में आप नए कानून को कैसे बनाओगे। तो दोज आर द डायरेक्शन क्या है कि किसको डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्शन दी गई है गवर्नमेंट को, किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, कि आने वाले टाइम पे आप लॉ को कैसे बनाएंगे। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका बना है 1950 में, तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं थी। ठीक है, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। फिर इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आती है, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट रहती है 1971 में, तो 1976 में ये रियलाइज किया गया कि अगर हमारे पास राइट्स हैं तो डेफिनेटली हमारे पास ड्यूटी भी होनी चाहिए। अब ये राइट और ड्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि राइट है तो ड्यूटी होनी चाहिए का क्या मतलब है कि मेरा राइट वहीं तक है जहां तक ये किसी और के राइट को इन्फ्रिंज नहीं करे। जहां भी किसी और का राइट शुरू हो जाता है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसके राइट को भी क्या करूं, रिस्पेक्ट दूं। यानी इट्स माय ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द अदर्स राइट, ठीक है, अदर्स फंडामेंटल राइट, सो दैट इज कॉल्ड अ ड्यूटी,
है ना. If we exercise the right in an autocratic manner, or if there is no foundation or there is no foundation in the right, that person will become autocrat. Autocrat मतलब जिसके ऊपर कोई ना हो, जो जैसा चाहे वैसा करे. अगर हम एकदम छोटे एग्जांपल से समझे, सपोज कि मान लो कि मेरा ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे अपने बारे में सोचने का, अपनी जो मैंने सोचा है, जो मेरी वैल्यूज है, जो मेरे थॉट है, उनको एक्सप्रेस करने का आपके साथ राइट है. ठीक है, सपोज कि ये मेरा राइट है. और किसी भी टॉपिक पे, बीट एनी टॉपिक, मान लो कि अभी एक करंट में इशू चल रहा है कि ट्विटर को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स को या कुछ पर्टिकुलर जो इश्यूज हैं इनको आपको ट्विटर से बैन करना होगा. ठीक है, ये इशू चल रहा है. अब मान लो कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, सपोज कि मैं मैं बॉलीवुड की कोई सेलिब्रिटी हूँ, और मेरे ये दिमाग में आता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है दिस इज आर्बिट्री, आप ऐसा नहीं कह सकते, और बिल्कुल जो मन आएगा ट्विटर पे वही सारी चीजें पोस्ट होनी चाहिए. मतलब ये है कि आप हमें रोक नहीं सकते. अब मैं ये सारी चीजें बोलूँ, मुझे तो मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अब मैं ये बोलूंगी तो शायद ये जो है बहुत सारे लोगों को के थॉट्स को क्या करेगा, बहुत सारे थॉट्स को मतलब क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, और यहाँ पे जो कंट्री है वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है. अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे राइट वहीं खत्म हो गए जहां से किसी और का राइट शुरू हो रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं जो कि कंट्री के अगेंस्ट चला जाए. ठीक है, या अगर बहुत छोटे एग्जांपल से समझे तो मानो कि मुझे म्यूजिक सुनने का, लाउड म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है. ठीक है, और मेरे घर के सामने अबीर का घर है जिनका की क्लास 10th का बोर्ड का एग्जामिनेशन है. इनको शांति चाहिए, शांति में पढ़ाई करनी है, और मुझे लाउड म्यूजिक सुनना है. तो मेरा जो राइट है, मेरा जो फंडामेंटल राइट है, ये वहीं खत्म हो जाता है जहां से इनका राइट शुरू हो रहा है. यानी इनको पीस चाहिए तो मैं उतना ही तेज आवाज में गाने सुन सकती हूँ जहां से अबीर की शांति खराब नहीं हो. ठीक है, अब अगर दो लोगों के राइट आपस में क्लैश होंगे तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसके राइट को हम सुप्रीमेसी दे, इसलिए फिर ला दिया गया फंडामेंटल ड्यूटी कि राइट है, अच्छी बात है, आपको हम राइट दे रहे हैं, लेकिन ये आपकी ड्यूटी होगी कि आप बाकी लोगों के राइट को भी क्या करें, आप बाकी लोगों के राइट को भी वैल्यू दें. ठीक, तो पहला आपने समझा कि फंडामेंटल ड्यूटी ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंश्राइंड नहीं थी. इनको 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है. अब हमने ये भी समझा था कि जब कोई चीज ऐड करी जाती है तो वो A B C से ऐड करी जाती है. तो पार्ट 4 बात करता था आपके डीपीएसपी की, पार्ट 4 बात करता था डीपीएसपी की, उसमें A जोड़ के पार्ट 4A जोड़ा गया, और पार्ट 4A बात करता है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज की. पार्ट 4A बात करता है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज की, और इसमें टोटल पहले जब इसको जोड़ा गया था 1976 में, तब इसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई थी कि हर किसी सिटीजन के पास 6 फंडामेंटल राइट है एंड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है. 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी अब आर्टिकल्स में होंगी. इज इट आर्टिकल, जैसे हमने पढ़ा था ना आर्टिकल 19, 20, तो अब इसमें जो हमारा डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल था वो था आपका आर्टिकल 51. लास्ट आर्टिकल था आर्टिकल 51. अब इसमें ए जोड़ दिया गया, और आर्टिकल 51A से हमारे शुरू होते हैं क्या, हमारे शुरू होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज. अब इसमें अगर जब 10 आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल्स कैसे होंगे, तो ऐसे आर्टिकल 51A सब क्लॉज A, आर्टिकल 51A सब क्लॉज B, आर्टिकल 51A सब क्लॉज C, ऐसे ऐसे करके 10 आर्टिकल हैं. बाद में 2002 में यानी इन 2002 एक और आर्टिकल को इसमें ऐड कर दिया गया. ठीक, तो पहले ये कितने थे, J तक थे, ऐसे ऐसे करके 51A सब क्लॉज J. अब क्या है कि एक और आर्टिकल को 2002 में ऐड करके अब हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है. पहले हमारे पास 10 थे और अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी कुछ बनाती है तो हमेशा क्या होता है कि हम कुछ रिकमेंडेशन लेते हैं. ठीक है, आप हमेशा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो बताते हैं कि कमिटीज बनाई जाती है, और ये कमिटीज होती है एक्सपर्ट्स की, जो कि मतलब हर चीज के प्रोस कॉन्स को एनालाइज करके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिकमेंडेशन देती है कि किस तरीके की पॉलिसी बनाई जाए. तो 1976 के समय पे इंदिरा गांधी ने एक कमिटी बनाई थी, और वो कमिटी थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी. ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई, और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि फंडामेंटल ड्यूटी को क्या किया जाए, जोड़ा जाए. तो
अब और जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली यूएसएसआर, जो आपका यूएसएसआर है वो अभी आपका प्रेजेंट रशिया है, रशिया पहले यूएसएसआर था, तो वहां से ये जो वैल्यूज है वो हमने इस पर्टिकुलर मतलब यूएसएसआर से अडॉप्ट करी है। अब आप ये बताओ कि इसमें हमें याद क्या क्या रखना है, आप अभी एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं, देन आई एम गोना आस्क यू ऑल कि पहला याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4A में है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A से शुरू है, कितने हैं, तो पहले 10 थे, 2002 में एक और जोड़ के अभी 12 है, और फिर ये किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे है, तो ये स्वर्ण सिंह कमिटी की रिकमेंडेशन पे इसमें ऐड किए गए हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज इट इन्फोर्सिएबल और नॉट, तो जैसे डीपीएसपी इन्फोर्सिएबल नहीं है, इन सेम वे फंडामेंटल ड्यूटीज इज आल्सो नॉट इन्फोर्सिएबल, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी भी इन्फोर्सिएबल नहीं है, ये भी क्या है, नॉन इन्फोर्सिएबल है, कि अगर कोई पर्सन कभी चूक जाता है फंडामेंटल ड्यूटी को एक्सरसाइज ना करने में, तो आप उसके लिए उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, तो ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है लोगों पे, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई सिटीजन्स पे कि हमने आपको इतने राइट्स दिए हैं, तो इट्स योर ड्यूटी एंड इट्स योर मोरल ऑब्लिगेशन कि आप जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फॉलो करो, ठीक है, इतना समझ में आया, इतने में कोई डाउट? मैम इतना क्लियर हो गया? मैम ये जो आपने थर्ड पॉइंट लिखा है कि एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन अच्छा, 1970। हाँ हम बता देते हैं, कोई छूट गया, जैसे एक आपका केशवानंद भारती केस हुआ था, केशवानंद भारती का नाम सुना है आपने? तो केशवानंद भारती का एक केस था, उस केस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और जो चेंजेस हुए हैं वो एक्चुअली 42nd अमेंडमेंट से जुड़े गए हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है जैसे कि पहली बार अमेंड किया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जोड़ दिया गया, तो जब फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी जा रही थी तो उस समय जो अमेंडमेंट चला था वो 42nd था, और ये 42nd अमेंडमेंट जुड़ा है केशवानंद भारती के केस से, और इस 42nd अमेंडमेंट ने सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी ही नहीं, बहुत सारी चीजों को किसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जोड़ा है, इसलिए इस 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दिस 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हमारा ये सेक्शन कवर हो जाएगा, मतलब पॉलिटी का जब हमारे सम अप वाले लेक्चर्स चलेंगे, देन वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कि कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उसमें हम 42nd अमेंडमेंट को इन डिटेल वे पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है। अभी के लिए आप ये याद रखो कि बाई 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे पार्ट 4A को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज पे कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हमें कही गई है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमें फॉलो करनी है। तो पहली बात क्या है, यानी अगर ये क्या होगा, ये वाला जो है वो है आपका 51A क्लॉज ए, समझ रहे हो? 51A क्लॉज ए, तो आप इसी हिसाब से ऐड करते जाइएगा। 51A क्लॉज ए, पहली में क्या कहा इसने कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल है, कॉन्स्टिट्यूशन के वही आइडियल्स होते हैं जो भी आपके नेशनल सिंबल होते हैं, बी इट नेशनल फ्लैग, नेशनल ऑफिसेस, मतलब हर वो चीज जो आपके नेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर मान लो हम बोले कि पुलिस क्या नेशन को रिप्रेजेंट करती है, अब जैसे मान लो कि हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि इंडिया आया है या कोई देश कैसे रिप्रेजेंट होता है। ऐसा तो नहीं कि हम किसी को भी कह देंगे कि अरे भारत इधर आओ। भारत इज नॉट अ पर्सन ना, ये पूरी एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऐसे सिंबल्स हैं जो हमारे स्टेट या गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं उसको हम नेशनल सिंबल कहते हैं। इसका मतलब क्या, पुलिस, बताओ सोच के, ये क्या पुलिस इंडिया को रिप्रेजेंट करती है? इंडियन पुलिस क्या इंडिया को रिप्रेजेंट करती है? अगर पुलिस आ रही है, पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है, तो वो किसको सिंबलाइज कर रही है? इंडिया को। यस मैम। इंडिया को, है ना। या मान लो कि जैसे आपका नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग जब होस्ट किया जाता है 26 जनवरी को या 15 अगस्त को, हम सब लोग खड़े होकर ऑनर किसको करते हैं? या जब नेशनल एंथम प्ले होता है तो हम ऑनर समय किसको कर रहे होते हैं? एक्चुअली
इंडिया को ऑफ कोर्स। वेरी गुड, इंडिया को। इसका मतलब है कि जो ये सिंबल्स हैं, ये क्या है, ये सिंबल्स लेजिटिमेट करते हैं अथॉरिटी को। ये जो सिंबल्स है, ये लेजिटिमेसी है, ये मतलब ये टूल है, पता बताती है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट है। तभी हम गवर्नमेंट के जितने सिंबल्स हैं उनको भी उसी वे में क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। तो पहली जो बात की गई 51A क्लॉज ए में कहा गया कि रिस्पेक्ट आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकते हैं, आप बताओ। जैसे कि हो गया आपका नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, एनी मोर, आप बताओ और क्या हो सकता है। मैम नेशनल एम्बलम भी हो सकता है, नेशनल फ्लावर हो सकता है, और हमारा पार्लियामेंट Animal. हाउस जो होता है वो भी एक टाइप का हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। इवन अगर मान लो कि पुलिस कोई पुलिस ऑफिसर है, जब किसानों का भी आपको मूवमेंट पढ़ा होगा कि किसानों के मूवमेंट में क्या हुआ कि पुलिस वालों को भी उन्होंने पुलिस वालों के साथ कई तरह से वायलेंस की गई है। तो इसका मतलब किसके साथ वायलेंस आप कर रहे हो, किस टूल के साथ वायलेंस कर रहे हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया के साथ वायलेंस करो। इसीलिए पुलिस को अगर आप मारते हैं या कोई भी ऐसी मतलब चीजें हैं, जैसे मान लो कि आपकी गवर्नमेंट बसेस है, ट्रेन है, ठीक है, ये सब क्या है, इंडिया के ही सिंबल्स हैं। तो पहला जो आइडियल है, यहाँ पे आइडियल की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल है, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल मतलब फ्लैग, ठीक है, मतलब आपका नेशनल एंथम, मतलब आपका पार्लियामेंट्री हाउस, वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं भारत को रिप्रेजेंट करती है। हमें उन आइडियल्स को क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। आप एकदम लाइन से समझना, आर्मी भी तो आप लाइन से इसको समझते चलिएगा ताकि आपके माइंड में ये बात बिल्कुल सेट हो जाए। तो पहले सबसे पहले क्या बना था, कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ए में कहा गया, जो पहली बात कही गई कि सबसे पहले तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान करें। दूसरी बात, हमने जो आपकी फ्रीडम है, बड़ी मुश्किल से हमें ये फ्रीडम मिली है, बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, मतलब कितने लोग क्या हुए इसमें जो है, कितने मार्टीर्स हुए। तो इतनी मुश्किल से अगर हमें कोई हमारी फ्रीडम मिली है, तो हमें अपनी फ्रीडम स्ट्रगल का, नेशनल मूवमेंट का भी क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट। नेशनल मूवमेंट के रिस्पेक्ट से मतलब जो हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। और जिस वे में आपका वो नेशनल मतलब जो नेशन है जिसको आजादी मिली है, उन सारी डेट उनको भी हमें ऑनर करना होगा। इसीलिए आप देखते हो कि शहीद दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे वो विक्ट्री है, ये हमारा वो प्राउड पास्ट है, जिसको क्या है, हमें अपने आने वाली जनरेशन तक भी पहुंचाना है। उन्हें भी ये बताना है कि जो फ्रीडम जिसको हम आज एंजॉय कर रहे हैं, ये हमें किन लोगों ने दी है, और किस मतलब कितना अपने आप को प्रॉब्लम में डाल के, कितने स्ट्रगल के बाद ये जो फ्रीडम है हमें हैंड ओवर की है, और ये हमें आने वाली जनरेशन को हैंड ओवर करना है। तो पहली बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को के जो एम्बलम्स है आप उनको रिस्पेक्ट करो। और दूसरा ये कहा गया कि जिस वे से हमें फ्रीडम मिली है, तो हमें उसको रेस्पेक्ट करनी है। थर्ड, किसी भी मतलब जो हमारे रहने वाले लोग हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, इनकी ड्यूटी होगी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बनी रहे। ये देखो, हमारे यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब हर चीज की डाइवर्सिटी, कास्ट की डाइवर्सिटी है, क्रीड की डाइवर्सिटी है, कल्चर की डाइवर्सिटी है, क्लोथ की डाइवर्सिटी है, क्विजीन की डाइवर्सिटी है ना, बहुत सारी डाइवर्सिटी। किसकी सी, और एवरीथिंग इज फ्रॉम द सी। कल्चर अलग अलग, ठीक है, क्विजीन खाने भी अलग अलग, क्लोथ बहुत सारी डिफरेंस, और मैम लैंग्वेज और कस्टम्स, इज इट, और फेस्टिवल्स। तो मतलब क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अब ये डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए जो इंडिया को तोड़ दे। तो ये हमारे लिए क्या है, जरूरी है कि हम सब क्या है, डाइवर्सिटी में यूनिटी बनी रहनी चाहिए, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये कब बनेगी, अब यहाँ पे रूल बना के तो हम डाइवर्सिटी नहीं कर सकते ना, कि हर समय जो है गवर्नमेंट एक लॉ बनाए कि चलो हिंदू और मुस्लिम आपस में गले मिले, ये गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इट इज आवर ड्यूटी कि हम बाहरी लोग, मतलब कि जो हमारे अदर जो हमारी रहने वाले लोग हैं, हम उनको भी वैसे ही एक्सेप्ट करें, ताकि जो को एग्जिस्टेंस है वो इंडिया में बना रहे। मैं आपको एक्सेप्ट करूं, आप मुझे एक्सेप्ट करो, ताकि जो को एग्जिस्टेंस है वो इंडिया का बना रहना चाहिए। तो थर्ड बात कही गई कि अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ आवर नेशन। थर्ड क्या था, उसके बाद आ जाते हैं, ये इसका मतलब ये है कि जो फोर्थ है, ये क्या होता है, 51A क्लॉज डी। 51A क्लॉज डी, समझ लो आप, 51A क्लॉज डी। ये 51A क्लॉज डी क्या कहता है कि जो नेशनल सर्विसेज है,
जो भी नेशनल सर्विसेज है उसमें हमें लगना चाहिए। नेशनल सर्विसेज के लिए आपको कोई बाउंड नहीं करना है। जैसे मान लो कि आप इलाहाबाद में रहने वाले हो, अब इट्स योर ड्यूटी कि गंगा जो है वो नेशनल सिंबल है, ठीक है, एक वो सिंबलाइज करती है इंडिया की ग्रेट कल्चर को, तो हम गंगा की सफाई करें, ठीक है। मतलब कि जो नेशनल सर्विस है इसमें मुझे खुद ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने नेशन को क्या करूं, सर्व करूं, ठीक है। फिर प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब ऑल्दो तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, लेकिन हमारी एज सिटीजन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम आपस में एक मतलब क्या करें, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने के, ब्रदरहुड को प्रमोट करने के एफर्ट्स में। ब्रदरहुड को प्रमोट करने का मतलब क्या है? ब्रदरहुड को प्रमोट करने का मतलब ये है कि हर जो पर्सन है वो दूसरे वाले को अपना भाई समझे। भाई देखिए, ब्रदरहुड का जो टर्म है वो इससे डाला गया, जैसे फैमिली होती है उसमें भाई भाई को क्या कहते हैं कि बराबर से जो है सर्विसेज मतलब पेरेंट्स होते हैं वो बराबर की चीजें देते हैं। इसी तरह नेशन भी ब्रदरहुड का मतलब है कि जितना जो एंजॉयमेंट मेरे पास वो है, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि सेम एंजॉयमेंट मेरे जो सामने वाला पर्सन है वो भी वही एंजॉयमेंट फ्रीली एंजॉय कर सके। ये ना हो कि मतलब सिर्फ हिंदू सपोज की ज्यादा है, वो क्या करें, मुस्लिम्स को परेशान करना शुरू कर दे, या मुस्लिम्स हिंदुओं को परेशान करना शुरू करें, तो इससे क्या होगा कि जो आपस का ब्रदरहुड है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें ब्रदरहुड को मतलब प्रमोट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नॉट हिंदू मुस्लिम ओनली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी डाइवर्सिटी यहूदी सबको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि हमारा जो हेरिटेज है। हाँ प्लीज आस्क। मैम, जो ये टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस था, इसमें आपने क्या एग्जांपल दिया था? डिफेंड नेशनल सर्विसेज का मतलब है कि जिन काम से मेरे देश की सेवा हो, ठीक है। एक तो डिफेंड करना, मतलब सपोज कि कोई आपकी कंट्री की बुराई कर रहा है, आपको मतलब बता रहे कि यहाँ पे इंडिया फेल है, ऐसा है इंडिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। वो कब पता होगा? इसीलिए पहले कहा गया कि आप नेशनल स्ट्रगल को समझो। अगर नेशनल मतलब हमें पता है कि हमने अपनी आजादी किन कीमतों पे पाई है, तब जब अगर कोई मतलब मान लो कि फॉरेन के कोई लोग आए और आपकी कंट्री को के ऊपर ऑफेंसिव होते हैं, तो आपको डिफेंड करना है योर ड्यूटी कि आप अपनी जो कंट्री है उसको बेटर वे में वर्ल्ड के सामने रखो। अब ये दोनों तरीके से होगा, एक तो आप इतने अच्छे काम करो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया को क्या कर सको, इंडिया को ऊपर उठा सको, और दूसरा कि जैसे अब नेशनल सर्विस का मतलब क्या है, आप जिस देश में रहते हैं, सपोज कि आप ये जो रोड है, अगर हम ये मान लें कि रोड सरकारी है या ये जो ट्रेन है ये सरकारी है, तो मींस नॉट माय ड्यूटी टू मेक दीस थिंग्स क्लीन। तो नेशनल सर्विस का मतलब क्या है कि आप इसको भी अपना मानो, ये आपका ही है, ये आपके देश का है, तो आप इसको साफ करने का, इसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो जैसे चाहे ट्रेन को लेके हो गया, आपके रोड्स को लेके हो गया, पब्लिक जो आपके वो बसेस होते हैं, लोग क्या करते हैं कि जब किसी भी तरीके का मूवमेंट होता है, आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, बसों में आग वाग लगाते हैं। तो यहाँ पे ये ड्यूटी बताई गई है कि नेशनल सर्विस करना और अपनी जो कंट्री है उसको डिफेंड करना। मतलब कंट्री को अगर कभी कोई ऑफेंसिव वे में ले रहा है तो इट्स योर ड्यूटी कि आप वो तर्क दो या वो ऐसे एक्शंस लो जिससे इंडिया का क्या है पूरे में नाम हो सके। फिर आ जाते हैं किससे, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज। अब जो हमारा कंट्री है वो हेरिटेज से भी जाना जाता है। हेरिटेज मतलब होता है धरोहर। धरोहर मतलब जो हमारे फोर फादर्स ने हमको दी है और आने वाली जनरेशन को हमें देना है। अब ये धरोहर क्या हो सकते हैं, ये आपकी कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हो सकते हैं, कुछ नेशनल प्लेसेस भी हो सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस मतलब आपका ताजमहल, लाल किला, आपके ऐसी चीजें जिसको देखने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं। हेरिटेज मतलब वो हमारे फोर फादर्स ने कितनी मेहनत से बनवाया और हमें सौंपा है कि अब ये आप देखो, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एज इट इज हमारे आने वाले लोगों को ट्रांसफर कर सके। तो इसमें नेशनल हेरिटेज भी है। नेशनल हेरिटेज मतलब गंगा है ना, नेशनल हेरिटेज मतलब हिमालय, नेशनल हेरिटेज मतलब वेस्टर्न घाट, नेशनल मतलब सुंदरबन का डेल्टा मतलब वेस्टर्न घाट। तो ये सारी चीजें क्या है, इनको भी प्रिजर्व करने की, इसीलिए हम कहते हैं क्या कि नेचर से उतना ही लो जितनी नीड है। तो मतलब जो हमारा रिच हेरिटेज है उसको प्रमोट करने के लिए भी क्या है, हमें एफर्ट डालना है। अगली बात देखिए, सीधे सीधे कह दी गई कि इम्प्रूव करना। एक तो नेचर को प्रोटेक्ट तो करना है, हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करो, एनवायरमेंट को बचाओ, और दूसरा कि अब इम्प्रूव भी करो कि जो पास्ट में कुछ लॉसेस हो भी चुके हैं, हमें क्या करनी है, कोशिश डाल के उसको बेटर और बेटर करते चले जाना है, इम्प्रूव करते चले जाना है। फिर आ जाता है आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? Can you define what do you understand by scientific temperament?
साइंस अलग चीज है, साइंटिफिक टेम्परामेंट अलग चीज है। साइंस मतलब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये जो पंखे बन गए, जो कूलर्स बन गए, जो एसी बन गए, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। अब जब पर्सन के उसमें कहते हैं तो हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है? संजीव, संदीप, प्रियंका, लॉजिकल थिंकिंग। वेरी गुड। मैम साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है कि अगर हम मतलब किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक वे यूज करें या फिर अपनी एक ऐसे अप्रोच यूज कर ले जो साइंस से रिलेटेड हो, सो दैट कैन बी। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है, साइंटिफिक मतलब ये वैज्ञानिक लोग क्या होते हैं, ये जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, ये जो साइंटिस्ट होते हैं, आप देखो कि हर गलत चीज को छोड़ के सही चीजों को निकाल लेना। एक आप स्वान के बारे में सुना होगा कि जब आप पानी में दूध डाल दो तो आप स्वान को छोड़ दो तो वो दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। सेम में साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो हजार एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो हजार एक्सपेरिमेंट को छोड़ते जाते हैं जब तक उनको राइट एक्सपेरिमेंट पे वो ना पहुंच जाए। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है हर गलत चीजों को छोड़ो और सही चीजों को पकड़ो। अगर हम कहते हैं कि सफल होने के लिए फॉर गेटिंग सक्सेसफुल इट इज इम्पोर्टेंट टू डू हार्ड वर्क। तो साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट उसको अच्छे से सोचेगा, हार्ड वर्क करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा। इसका मतलब वो सुपरस्टिशन की तरफ नहीं जाएगा। वो ये नहीं करेगा कि 4 अंगूठियां हाथ में पहन लेते हैं या हम माले जप लेते हैं या मतलब बीट एनी सुपरस्टिशन। इसका मतलब ये है कि सही समय पे सही सोच के साथ सही एक्शन किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्टकट ले लेना या किसी और को हार्म करके अपने लिए कुछ फायदे की चीज लेना। साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब लॉजिकल लोग जो ये देख पाए कि क्या सही है और क्या नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो लोग वर्क करें। तो यहाँ पे कहा गया है कि वी विल हैव टू फोकस टू डेवलप the scientific temperament in our mind. We will have to focus to develop a scientific temperament in our education itself. मतलब education और literacy में दो फर्क है। शायद हर कोई लिटरेट हो सकता है पर हर कोई एजुकेटेड नहीं हो सकता है। लिटरेट का मतलब है आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। अगर लिटरेट होने के बाद भी आप इस तरह के सुपरस्टिशन फॉलो करते हैं या दूसरों की कीमत पे आप अपनी डेवलपमेंट करते हैं, तो इज इट मतलब आर यू रियली एजुकेटेड पर्सन? आर यू रियली एजुकेटेड? एजुकेशन का मतलब ये है कि जो आपको एक्चुअल सिटीजन ऑफ इंडिया बनाए, है ना। मैं ब्रदरहुड को प्रमोट करूं, मैं फ्रेटर्निटी को प्रमोट करूं बाय बीइंग अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। मतलब कि मैं अपने में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करके जब इस कॉमन गुड को, कॉमन कल्चर को प्रमोट करूं, दैट इज नोन एज साइंटिफिक टेम्परामेंट। सो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, इट्स माय ड्यूटी टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्परामेंट विद इन मी। अब है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक मतलब हर वो चीज जो गवर्नमेंट ने पब्लिक के यूज के लिए बनाई है। पब्लिक मतलब जो जिसको सब लोग यूज कर सके, जिसपे किसी एक का अथॉरिटी नहीं है, किसी एक की राइट नहीं है, जो सबके थ्रू सब जो है इसको एंजॉय कर सके। पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? संजीव, तिथि, क्या है पब्लिक प्रॉपर्टी? प्रणीति, मानसी, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी बसेस और रोड्स, हाईवे, और मेट्रो, गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग, वेरी गुड, एंड पार्क्स, वेरी गुड, schools, is it? स्कूल। यस मैम। तो इन जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है इनको भी क्या करना है, हमें सेफ गार्ड करना है। एक तो पहले ये है कि खुद मत तोड़ो, और दूसरा अगर कोई तोड़ रहा है तो रोको। सेफ गार्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आप बसेस को आग नहीं लगाएं, ये कह रहे हैं आप बसेस को सेफ रखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई और करेगा तो उसे भी हमें क्या करना है, रोकना है कि भाई आप ये मत करो, बिकॉज इट्स आवर फंडामेंटल ड्यूटी, यू डू नॉट हैव टू डू दोस थिंग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आग नहीं लगाऊंगा, इसका मतलब ये है कि मैं आग नहीं भी लगाने दूंगा। आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या है? सेफ गार्ड, इज इट? अब है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, कि मैं हर दिन जो भी काम है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने एक्सीलेंस तक जाऊंगा। मैं इतना अच्छा करूंगा कि जो स्टूडेंट्स मतलब कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे ऊपर कोई ना गया हो, मुझे उस लेवल से जाना है। मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं उतना एफर्ट डालूं कि आज तक डॉक्टर्स में जो अब तक का अनडू काम है उसको भी मैं कर पाऊँ। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी जो एफर्ट है, मेरा जो काम है, मुझे एक्सीलेंस की तरफ जाना है। एक्सीलेंस मतलब सक्सेस को मत चेस करो, एक्सीलेंस को चेस करो। जब आप बेस्ट हो जाओगे, सक्सेस अपने आप तक पहुंचेगी। तो ये वैल्यूज डाली गई हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में। और लास्ट जो आपका अंतिम है ये है 51A सब क्लॉज जे, सॉरी के, पहले हमारे 10 थे, लास्ट ये जोड़ दिया गया।
क्यों? क्योंकि 1986 में आपका जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे तो एक फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा था आर्टिकल 21A, ठीक है। ये आर्टिकल 21A ने क्या कहा था कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होंगे इनको ये फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है कि वो फ्री ऑफ एजुकेशन ले पाए। अब यहाँ पे ड्यूटी डाली गई किसके ऊपर? बच्चों के मम्मी पापा के ऊपर कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अगर 6 से 14 साल तक का बच्चा है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बनाना, ठीक है। गवर्नमेंट और जो पेरेंट्स होंगे ये इनके लिए ड्यूटी है कि वो इन बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज, वो अवसर दे कि वो स्कूल कॉलेज से पहुंच के अपनी एजुकेशन ले। अब हम आ जाते हैं आपके रीजन पे कि क्या हमने 11 आर्टिकल पढ़े। तो पहले तो हमने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिंबल्स है उनको रिस्पेक्ट करेंगे, फिर हम नेशनल मूवमेंट को रिस्पेक्ट करेंगे। पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया बड़ी मेहनत करके, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पहले देश को सुरक्षित कर दो। ये बात करता है कि पहले क्या करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आइडिया लिए उसको हम सुरक्षित कर दे, उसको बिल्कुल सेफगार्ड कर दे, उसको हमें रिस्पेक्ट करना है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन भी तो तब बना जब हम देश हमारा आजाद हुआ, तो हमें नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए चीजों को क्या करना है, चेरिश करना है, उन आइडियाज को चेरिश करना है और उनको क्या करना है और से और ज्यादा उसका प्रमोट करना है। फिर अब देश तो तब रहेगा, अब पहले तो गुलाम था, अभी भी गुलाम ना हो जाए इसके लिए क्या है कि मैं यूनिटी और इंटीग्रिटी बना के रखूं कि दोबारा ऐसे कभी के सर्कमस्टांसेस कभी भी खड़े नहीं होने चाहिए। पहले क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया। फिर क्या किया, फिर हमने नेशनल मूवमेंट की बात की। फिर हमने ये सोचा कि अब दोबारा कभी ऐसा ना हो तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी बना के रखो। फिर कहा जाता है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी तब बनेगी जब मैं डिफरेंट मैकेनिज्म पे अपनी कंट्री को क्या करूं, डिफेंड कर पाऊं, और कंट्री को और एनरिच कैसे करना है इसके लिए मैं हर अगर सिटीजन अपने देश की सेवा करने लगे तो क्या हमें किसी बाहरी की जरूरत है कि वो आओ और तुम हमारी सेवा करो। अगर हम अपने घर की सफाई खुद ही कर दें तो शायद किसी सर्वेंट की आपको जरूरत होगी। तो यही बात है, आप अपने सर्विसेज खुद करो, दूसरों पर रिलाई मत रहो। सर्विसेज करने का मतलब कि जिस चीज में हो उसी में बेस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो पहले बात क्या गया, कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात की गई नेशनल स्ट्रगल। थर्ड बात की गई कि यूनिटी बना के रखो। फोर्थ, डिफेंड करो कंट्री को। फिर अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपस में जो हमारा भाईचारा है उसको हम प्रमोट करें। भाई और भाई एक दूसरे को तो माने, बाकी लोगों को भी बोले कि भाई हमें एक दूसरे से जो ब्रदरहुड है उसको मेंटेन करके चलना है। मैं तो मानती हूँ, मतलब बाकी लोगों को भी क्या करूँ, कन्विंस कराऊं कि आप भी मानो। तो फिर क्या बात की गई, ब्रदरहुड की बात की गई। फिर हमने कहा कि अब देश जो है देशवासियों से बनता है, मतलब जो कंट्री है वो सिटीजन से बनती है, लेकिन कंट्री को जाना जाता है उसके कल्चर से भी। तो कंट्री भी है, सिटीजन भी है, जरूरी है कि क्या है, कल्चर को भी हमें एनरिच करते चले। तो कल्चर की एनरिचमेंट की यानी हेरिटेज के एनरिचमेंट की बात करी जा रही है। ये कौन सा आर्टिकल है आपका, कहाँ तक पहुंचे, ए बी, ये सी डी। जस्ट अ मिनट, कोई और कलर लेते हैं। ये है आपका ई एफ तक हम पहुंचे। एक बार एफ तक रिवाइज कर लीजिए। ए क्या है, व्हाट इज ए, प्लीज आंसर। अच्छा ये बच्चे आपकी पहली क्लास है आज, प्रियंका गुप्ता? नो मैम। आप डे 1 से हो क्लास में? एंड व्हाट अबाउट करण चौधरी, इज इट योर फर्स्ट क्लास? मैम सेकंड या थर्ड हो, पहले लगाई थी बीच में मैम। हाँ जी आ रहा है। ओके, तो चलो अभी रिवाइज करा दो। करण, व्हाट इज ए इज रिलेटेड टू व्हाट, कि क्या करना है ए में, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को की बात की गई। बी में क्या कहा गया, बिना देखे बताओ, ट्राई टू फोकस ऑन योर माइंड। क्या है बी, बी क्या था, नेशनल फ्रीडम। वेरी गुड, नेशनल फ्रीडम। एंड सी, इंटीग्रिटी और यूनिटी। और डी, नेशनल सर्विसेज और सर्विस करना है ना, डिफेंड करना। ई क्या है, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड। एफ, हेरिटेज कहाँ चला गया फिर, एफ आ गया आपका हेरिटेज। वेरी गुड, वेरी गुड करण। बाकी सबको याद था? यस मैम। संदीप, साक्षी, आप लोगों को याद है? यस मैम। वेरी गुड। अब हमने एफ तक समझ लिया, अब आ जाते हैं जी पे। जी कहता है इन्वायरमेंट की बात की, भाई हेरिटेज तो आप बनाओ के हेरिटेज को प्रमोट करो, लेकिन इन्वायरमेंट को भी क्या करो, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है। कि पहले तो प्रोटेक्ट करो जो है अभी उनको प्रोटेक्ट करे, और जो लॉस हो चुका है उसमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। किसको, इन्वायरमेंट को। ये है आपका जी, है ना।
जी से आपका क्या है, एनवायरमेंट जुड़ा हुआ है, जी से आपका एनवायरमेंट जुड़ा हुआ है। एच बात करता है आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट की, साइंटिफिक टेम्परामेंट अभी हमने पीरियड में पढ़ा है। एच बात करता है आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट की, ठीक है। फिर आ जाते हैं आई, आई ने बात की आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी पे। आई आप ऐसे याद रखो, आई के ऊपर ये पॉइंट होता है ना, तो समझ लो कि ये पॉइंट है आपके पैसे, वो जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो गोल होते हैं, मतलब राउंड शेप में होते हैं। आप समझ लो कि आई मतलब प्रॉपर्टी, जहां भी आई है, आई वाला है वो पैसे से रिलेटेड है, पैसा किससे रिलेटेड है, पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर जे है आपका, जे जो है एक्सीलेंस की बात करता है। वैसे तो जी माने जीनियस होता है, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं अपने फंडामेंटल ड्यूटी में कि जे माने जीनियस, जे मीन्स जीनियस, पार्ले जी नहीं पार्ले जे बात करता है आपकी एक्सीलेंस की। और लास्ट में कहा गया के, जिसमें कि ये, अब के को ऐसे याद रखिए कि के में दो लोग आ रहे हैं, एक लाइन ये एक लाइन ये, यानी ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है और पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि वो क्या करें, अपने बच्चों को स्कूल भेजे जिनकी एज मतलब बिटवीन 6 to 14, ठीक है। अब पूरा एक बार कौन रिवाइज करा पाएगा? दीप्ति आप कराओगे? मैम यस मैं करा दूंगी। प्लीज गो अहेड। तो मैम स्टार्टिंग से हाँ, सबसे पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे हैं, एनफोर्सेबल। सारे लोग एक साथ मतलब फोकस करिएगा। अगर दीप्ति कहीं गलत होगी तो आप में से सारे लोग में से कोई भी बताने की कोशिश करेगा ये कहाँ पे गलत बता रही है, और जिनको नहीं रिवाइज हुआ वो उनके साथ रिवाइज करते चलेंगे। उसके बाद मैं आई विल आस्क द क्वेश्चन आल्सो, जब दीप्ति का कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल आस्क क्वेश्चन। अगर इस बीच में आपको कोई डाउट होता है तो आप एक बार दीप्ति को स्टॉप करके उसको करेक्ट भी कराइएगा, क्लास को भी करेक्ट कराइएगा और हम रिवाइज करना शुरू कर देंगे। प्लीज। तो मैम हमने अपनी क्लास आज स्टार्ट की थी फंडामेंटल ड्यूटी से। तो हमने सबसे पहले देखा कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमने यूएसएसआर से लिया है और वो पार्ट 4A है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में पहले 10 ड्यूटीज हुआ करती थी, लेकिन अब 11 ड्यूटीज होती है। 2002 में ये ऐड हुई थी 11th ड्यूटी। तो हमारी जो फर्स्ट ड्यूटी है वो हमें ये सिखाती है कि हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड ड्यूटी हमको ये सिखाती है कि हमें अपनी नेशनल स्ट्रगल को भूलना नहीं चाहिए, मतलब हमें उसे अच्छे से चेरिश करना चाहिए, वो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल से मिली है। तीसरी चीज हमको ये सिखाती है कि हमें अपनी यूनिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। और चौथी चीज हमको ये बताती है कि हमें अपनी कंट्री की नेशनल सर्विस को डिफेंड करना चाहिए। पांचवी चीज ये है कि हमें अपना ब्रदरहुड नहीं भूलना चाहिए, उसको हमें बहुत ज्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए और वो हमेशा हमें करते रहना चाहिए, ब्रदरहुड तो हमेशा करना चाहिए। नेक्स्ट चीज है कि हमें अपनी हेरिटेज को भी अच्छे से रखना चाहिए, उसको स्पॉइल नहीं करना। फिर उसके नेक्स्ट चीज है कि हमें अपना नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है और उसे इम्प्रूव करते रहना है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज को सोचने से या करने से पहले हमें लॉजिकली सोचना चाहिए, विदाउट थिंकिंग कुछ भी चीज पे बिलीव नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी लॉजिकल। नेक्स्ट चीज है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से रखना चाहिए, उनको खराब बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट इज हमें अपनी जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें हमें एक्सीलेंस तक जाना है, बिल्कुल हाई लेवल तक जाना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। और लास्ट चीज जो ऐड हुई थी 2002 में वो ये है कि हमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने देना चाहिए और उनकी सारी नीड्स को ध्यान रखना चाहिए, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा। और बाकी सबको भी याद है? मैं कुछ बोलना मैम, ये जो साइंटिफिक टेम्पर है मैं इसको इस प्रकार में बोलना चाहता हूँ कि साइंटिफिक टेम्पर में ऐसा होना चाहिए कि वी शुड क्रिएट आवर माइंडसेट इन सच ए वे दैट इन एवरी सिचुएशन we can get some solutions so that it can be helpful to our nation also, something like that. मतलब हमारी जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम के बजाय सोल्यूशन फोकस होनी चाहिए, सोल्यूशन माइंडेड, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होने से उसका इंस्टेंट सोल्यूशन मिल पाए, ऐसा। बिल्कुल। देखो दो वर्ड होता है, एक वर्ड कहता है रिएक्टिव, सुना है ये वर्ड? एक वर्ड है रिएक्टिव और दूसरा वर्ड है प्रोएक्टिव। कोई प्रॉब्लम आई उसके बाद एक्शन ले, इसको हम कहते हैं रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब रिएक्ट करना, कोई प्रॉब्लम हो गई रिएक्ट कर दिया। प्रोएक्टिव, प्रॉब्लम नहीं आई उसके पहले हमने सोच लिया कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि प्रॉब्लम नहीं आए, जैसे बिल्कुल सतर्क रहना। जैसे अब क्वेश्चन सॉल्विंग को लेके हमारा था कि हम क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच को अभी से डेवलप कर लेते, तो ये हमारी अप्रोच क्या है? प्रोएक्टिव,
कि प्रॉब्लम नहीं, अभी तो प्रॉब्लम आई नहीं, अभी तो आपने पेपर दिया नहीं। अब हम एक बार पेपर देते, सिलेक्शन होता नहीं होता, उसके बाद हम इस अप्रोच पे आते तो हम कहते रिएक्टिव। लेकिन हम पहले से, अभी प्रॉब्लम आई नहीं है, उसके पहले से अगर एक्शन ले लेते, ये क्या हो जाएगा? प्रोएक्टिव। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट बात करता है आपका प्रोएक्टिविज्म का, ठीक है। और आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल क्या होगा इसका? अभी क्या आंसर होगा? और 51A सब क्लॉज सब क्लॉज क्या होगा? H। और व्हाट अबाउट द पब्लिक प्रॉपर्टी, कौन सा सब क्लॉज होगा इसमें? पब्लिक प्रॉपर्टी में कौन सा? मैम आई। वेरी गुड। आपका नेशनल जो मूवमेंट है उसमें सब क्लॉज क्या होगा? बी। बी। और आपका जो बच्चों को स्कूल भेजना है उसमें आपका सब क्लॉज क्या होगा? 11 के। के। वेरी गुड। व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? मानसी, करण, दितांशु आंसरिंग और नॉट? Listening, ma'am, listening. Why listening? You are not answering. I am expecting कि you should answer. एक्चुअली मैम मेरे आसपास में ना बहुत ज्यादा शब्द है, इसलिए मैं अनम्यूट नहीं कर रहा, मैं सब सुन रहा हूँ मैम। ओके, मतलब कि आप फ्राइडे को तो रेडी रहेंगे ना? फ्राइडे तो ऐसा नहीं होगा ना कि बिल्कुल। I want to check, I want to get to know कि who is the going to be the next मतलब ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री। ये तो मिल जाएगा ना, ये तो पता चल जाएगा ना फ्राइडे को। आप मोटिवेट कर रहे हो मैम, हो जाएगा मैम, फ्राइडे तक हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू पे। घर में काम चल रहा है इसलिए मैं डिस्टरबेंस हो जाएगा, अगर मैं अनम्यूट किया तो क्लास में डिस्टरबेंस होगा, इसलिए। इट्स ओके, आप डिस्टर्ब मत करो, आप वही काम करो जहां पे दूसरे की राइट को क्या हो, वोलेशन ना हो। इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? अपने, हम यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहे हैं और आप वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इज इट सो? निभा रहे हैं मैम फंडामेंटल ड्यूटीज को जी। इस ये क्वेश्चन का आंसर, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया adopted fundamental duties from the constitution of रशिया। अच्छा, फंडामेंटल राइट कौन सी कंट्री से लिया? यूएसए। कनाडा। यूएसए से लिया है मैम, यूएसए से लिया है। यूएसएसआर से लिया है। कौन, हु इज आंसरिंग यूएसएसआर? मैम फंडामेंटल राइट तो यूएस से लिया था और फंडामेंटल ड्यूटी हमने यूएसएसआर से लिया है। और प्रियम्बल? यूएस से लिया था वो भी। वेरी गुड, वेरी गुड। दीप्ति फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बोले थे मैम। मैंने फंडामेंटल राइट पूछ लिया था बीच में आपसे। ओह अच्छा, इसलिए मैंने नहीं सुना, मैंने यूएसएसआर बोला था मैम। ये थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो आप, प्रोएक्टिव नहीं रिएक्टिव होते जा रहे हो। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा आपको। इज इट सो? ओके मैम, आज थोड़ा आसपास से बहुत शब्द। Now this question, at present how many fundamental duties are in the Constitution of India? 11. This is the easier one and actually has already been asked in your examination. अच्छा, कौन से अमेंडमेंट से जो ये 11th हुआ है? 42nd अमेंडमेंट 1976। नहीं 42nd अमेंडमेंट से आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1986 में जब 21A जोड़ा गया था तभी एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई थी कि उसमें 21A पे बच्चों को ये राइट दे दिया गया था कि बाकी सब स्कूल जाएंगे। और 1986 बोल रही हूँ, 2002 में ये जो है जुड़ा था 86th अमेंडमेंट से। ये कहा गया था राइट टू एजुकेशन होगा बच्चों को, और उसी समय 86th अमेंडमेंट से ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी भी जो लास्ट वाली के वाली है वो ऐड कर दी गई थी कि जो उनके पेरेंट्स होंगे ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उनको भेजें। तो 42nd अमेंडमेंट से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। 42nd अमेंडमेंट ने तो पूरे के पूरे जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अटैच किया है, ठीक है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल ड्यूटी ने के वाले पार्ट को किसने अटैच किया है? तो के वाले पार्ट को अटैच किया है आपके 86th amendment. Now answer this question. In the Indian Constitution, fundamental duties are given in which article? 51 article 51A. Very good. And what about this? Which of the following committee advocated the fundamental duties in the Indian Constitution? Option D, Swaran Singh committee. Swaran Singh committee. Very good. All are okay. Now this question, which of the following is not a fundamental duty? इसमें से क्या fundamental duty नहीं है? Hello. Ma'am, To obey the B. parents. To obey the parents. To obey the parents.
Very good. This is the moral duty. मतलब you ought to obey your parents, but this is not enshrined in our fundamental duty part, right? अब हम आ जाते हैं लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेशन क्या होता है? देखो, किसी भी कंट्री में 3 बातें काम करती हैं. 3 बातें क्या काम करती है? पहली बात है कि कानून को पहले बनाओ. तो पहली बात है कानून को बनाना, ठीक है. दूसरी चीज है कि जो बना हुआ कानून है उसको इम्प्लीमेंट करना. और थर्ड पार्ट ये है कि जो भी कानून आप बनाओ वो कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए. ये काम होता है, ये देखना कि कोई भी चीज जो भी बनाया गया है, जो भी इम्प्लीमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या नहीं. तो ये 3 काम होता है. तो अब ये 3 कामों के लिए 3 अलग अलग बॉडी है. पहली बॉडी है लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव क्या है? रूल मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी. इनका काम क्या है? लॉ को बनाना. तो अब इंडिया हमारी क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब कि कहीं भी कुछ भी रूल होगा तो हमेशा रूल बनाने के लिए डेमोक्रेसी का सहारा होगा. डेमोस का मतलब होता है लोग. जहां लोगों का शासन होता है उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री. अब किसी भी रूल को बनाने के लिए सारे के सारे हमारे तो क्या है, 125 करोड़ देशवासी. आपने मोदी जी की स्पीच तो 50,000 बार सुनी होगी. वो क्या कहते हैं? 125 करोड़ देशवासी. तो इतने सारे लोग तो एक साथ रूल बना नहीं सकते. तो हम सारे लोग मिलकर क्या चुन लेते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव. और ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो हाउस से बैठते हैं. और हमारे कितने हाउस है? 2 हाउस है. मतलब सेंट्रल लेवल पे बात करें तो एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा. इसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और वो क्या करते हैं? लॉ मेकिंग करते हैं. इसमें से कौन सी लोकसभा और कौन सी राज्यसभा? कैन यू आइडेंटिफाई? इसमें से लोकसभा कौन सी है, राज्यसभा कौन सी है? सर मैम वो लेफ्ट वाला लेफ्ट है राज्यसभा. ये राज्यसभा है. हाँ, ये Left side, राज्यसभा है. वो पिंक कलर. ये लोकसभा है. कैसे पता करेंगे? मैम गवर्नर का सीट है. अच्छा, सॉरी, खबर- स्पीकर के सीट है मैम उसमें. मैं आपको एक आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ. कारपेट से पता करते हैं. अभी वेरी गुड. कारपेट से जो रेड कारपेट है ये राज्यसभा होती है. ग्रीन कारपेट हमेशा लोकसभा होती है. ठीक है, तो इससे आप समझ लीजिएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सारे लोग तो वहां बैठ नहीं सकते. तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं. रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंट करने वाले. अब हमारी कंट्री में क्या होता है कि एक सर्टेन पॉपुलेशन डिसाइड कर ली जाती है कि इतने पॉपुलेशन से 1% चुन के जाएगा. तो 1% क्या कहता है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लो 1 लाख लोगों ने के इसमें वोट कराएगा और 1% सिलेक्ट हुआ. तो वो 1% क्या कर रहा है? वो 1 लाख लोगों को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है. इसलिए उसको क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव. और ये रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं आपके हाउसेस में. और हाउस कौन कौन सी है? एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा. तो लोकसभा राज्यसभा में ये लोग क्या कर रहे हैं? बैठते हैं और मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया दे आर मेकिंग द rules. So that particular rules is known as law, and the law making is known as the legislature, and the legislature power is given. मतलब legislature power exercised in the houses, which is Lok Sabha, and the second one is Rajya Sabha. Getting all right. Second thing कि जो अब हम समझेंगे executive और उसके बाद executive के बाद judiciary. अब क्योंकि हमने लेजिस्लेचर शुरू कर दिया है तो लेजिस्लेचर में 2 नाम हम बार-बार सुन रहे हैं. एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा. तो एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, इसमें एब्सेंस कैसे हो सकता है, कब आप लोकसभा के मेंबर बनोगे, ये राज्यसभा क्या होती है, या ये आपका इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या होता है. तो अब हमने जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के कोर आइडियाज थे, कोर आइडियाज का मतलब जिसपे जिन वैल्यूज जिन आधारों पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था वो था आपका प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज. वो हमने डिस्कस कर लिया. अब हम आ जाते हैं अपने कोर पार्ट की तरफ. ये है हमारी भारत की सरकार. सरकार शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं हमारी ये लोकसभा, ये राज्यसभा क्या है. लोकसभा राज्यसभा में बैठने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन से लोग हैं, और उसके बाद उसमें बैठने का क्या तरीका. क्या हम आप नहीं बैठ सकते? हम आप भी चाहें तो लोकसभा राज्यसभा में क्या ज्वाइन कर सकते हैं. तो हम भी एक कैरियर ऑप्शन सोच के रखते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे या नहीं. ये समझेंगे कल की क्लास में कि क्या एक ऑप्शन ये भी रखते चले कि अगर हमारा एग्जाम क्लियर होता है बाय गॉड ग्रेस वेरी 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 गुड. अगर नहीं होता तो एक कैरियर ऑप्शन क्या लोकसभा हो सकता है. तो ये देखेंगे हम कल की क्लास में कि क्या एलिजिबिलिटी है लोकसभा का मेंबर बनने की, क्या एलिजिबिलिटी है राज्यसभा के मेंबर बनने की. और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे धीरे धीरे अपने पार्लियामेंट सेक्शन को इस तरह से हमें क्या करना है, फॉरवर्ड करना है. तो आज मैंने सोचा था कि ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी में ही इतना टाइम निकल गया. सो कल थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं
अभी आप लोगों का ये, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आई हैव रीड, मतलब आई हैव गेट टू नो कि आप लोगों को स्पीड का इशू होता है, इसलिए आई हैव मिनिमाइज्ड माय स्पीड वेरी मतलब आई हैव वेरी मिनिमाइज्ड माय स्पीड। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत थोड़ा ही डिस्कशन हो पाता है। सो आप मुझे एक बार लेट मी नो कि क्या आप लोगों को स्पीड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट रहती है, प्रीवियस क्लासेस में स्पीड बहुत ज्यादा क्विक थी, इज इट सो? प्रतिभा, प्रणति, मानसी, अबीर, दितांशु? नो मैम, कभी कभी ज्यादा स्पीड होता है, कभी कभी स्लो हो जाता है, तो ऐसा आप होता है। आप मतलब लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं होता, अच्छा, समझने में प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, अगर कभी समझने में इन केस अगर लगता है आपको तो देन लेट मी नो, ठीक है, अदरवाइज आई विल मिनिमाइज। तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द लोक सभा एंड द राज्य सभा एंड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट। फ्राइडे को टेस्ट है मैम, क्या बेटा? फ्राइडे को टेस्ट है। नहीं, नॉट दैट टेस्ट की रिटन में टेस्ट लेंगे हम अपनी क्लास में, एक छोटा सा स्मॉल टेस्ट। मैं हमेशा टेस्ट कोशिश करती हूँ कि मेरे सामने ही दूं। तो आई बिलीव कि आई आस्क द क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू आंसर द, मतलब आंसर दोस क्वेश्चंस। अदरवाइज इफ आई मेक द पेपर, if I make the paper and get those paper to you all, so it मतलब maybe you will attempt, maybe you will not in the class, मतलब हम अपनी पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ पेपर भी देख लेंगे, ठीक है? तो शुरू के जो आधे घंटे हैं उसमें I will get to know all those things, I will solve। जितना भी पढ़ाई होगा मतलब फ्राइडे तक, उसमें वाइवा होगा, मतलब वाइवा उसमें भी, और जो मैंने शीट आपको देके रखी है वो शीट भी आप सॉल्व करने का भी आपको फ्राइडे तक टाइम है। 2 शीट आपके साथ शेयर हो चुकी, 1 शीट कल भी हो जाएगी। तो 1 शीट का हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो एक तो प्रीएम्बल वाली शीट और जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी तक की शीट है, वो वाली शीट और जो प्रीएम्बल वाली शीट है उसको सॉल्व करके आप रखिएगा। तो पहले तो हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस विद यू ऑल सो दैट आई कैन नो कि हु इज सीरियस अबाउट द स्टडी एंड ऑल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी टॉपिक हमारा चल रहा होगा फिर उसका डिस्कशन आप करेंगे, ठीक है? बेटा पूछो मानसी। मैम एक्चुअली आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो अगर इससे पहले की शीट्स मुझे चाहिए तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो या मुझे मैम से मांगनी पड़ेंगी, दूसरी मैम से? बेटा ये तो एक्चुअली आई शेयर द शीट विद द इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट आप लोगों के साथ शेयर करता है। तो मतलब आई कैन नॉट शेयर, मतलब मुझे तो आपके आईडी पासवर्ड आई डू नॉट नो ऑल दोस थिंग्स, तो वो इंस्टीट्यूट लेवल पे ही आपको शेयर होता है। तो यू विल हैव टू आस्क फॉर द इंस्टीट्यूट फॉर दोस थिंग्स, राइट? मानसिक ग्रुप में मांग लो, ग्रुप में दे देगा, ग्रुप में एक बार आस्क कर लो, ग्रुप में दे देगा, ठीक है? रीसेंड कर देगा। कौन से टॉपिक्स? वही टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम क्लास में पढ़ रहे हैं वही टॉपिक्स, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग द टुडेज लेक्चर? Is there any doubt if you want to ask something about the today's lecture? Everything is clear or not? Okay. So tomorrow we will start our legislation. हम कल से आपकी लेजिस्लेशन शुरू करेंगे। तो फ्राइडे तक आपका जो लेजिस्लेशन वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। तो कल से हम अपना लेजिस्लेशन शुरू करते हैं। आपका जो कोर पार्ट है वो खत्म हो गया है। कल आई विल शेयर द शीट, अगेन आई एम टेलिंग यू, टुमारो आई विल शेयर द शीट related to what? Related to the fundamental right, DPSP and the fundamental duties. You will have to solve those questions and the other sheets, and we will discuss those questions by Friday. Friday we will discuss those things, right? Okay. So that's it for today, and bye guys.